आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अरस्तू का दर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अभी जब इसका विवरण आपके सामने पेश किया जाएगा तो आप देखेंगे कि संसार की कैसे व्याख्या करते हैं। वो द्रव्य और स्वरूप के आधार पर जो वो अपनी व्याख्या देते हैं उसे काट पाना आसान नहीं है और आज तक वो विचारधारा कहीं ना कहीं चिंतन का विषय बनी हुई है। वो बताते हैं कि इस संसार के अंदर दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। पहली चीज़ है स्वरूप की सत्ता, दूसरी चीज़ है द्रव्य की सत्ता। द्रव्य की सत्ता का मतलब ये है कि जैसे जितने भी प्रकार की धातुएं हैं, जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, पीतल है, धातुएं हैं, क्वालिटी के वजह से, गुण के वजह से हर धातुओं के अंदर अपनी अपनी विशेषता दिखाई पड़ती है। क्योंकि सोने के अंदर अपनी क्वालिटी है, लोहे के अंदर अपनी क्वालिटी है, लेकिन अगर क्वालिटी को हटा दिया जाए तो सिर्फ द्रव्य की ही सत्ता रह जाती है, मैटर की बस। और जो द्रव्य होता है वो आधार होता है, अधिष्ठान होता है। इसी द्रव्य के आधार पर स्वरूपों का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। द्रव्य को वो संभावना बता देते हैं, स्वरूप को वास्तविकता बता देते हैं। हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे, उसके बाद चार प्रकार के जो कारण उन्होंने दिए हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर वो उपादान कारण और स्वरूप कारण के आधार पर चीज़ों को स्पष्ट कर देते हैं। दो ही कारण बता देते हैं, द्रव्य को ले लेते हैं और स्वरूप को ले लेते हैं। तो पहले हम समझ लें, जैसे वो बताते हैं कि जो द्रव्य है और स्वरूप है आपस में एक दूसरे से अदल बदल जाते हैं, रिलेटिव हैं ये, यानी सापेक्ष हैं ये। द्रव्य स्वरूप में बदल जाता है, स्वरूप द्रव्य में बदल जाता है। कैसे होगा? मिसाल के तौर पर जैसे हम बीज को ले लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से वृक्ष का निर्माण होता है, एक आकार पैदा हो जाता है, हमको दिखाई पड़ता है सामने एक पेड़। लेकिन अगर हम हाथ में बीज ले लें तो उसके अंदर उसका आकार यानी वृक्ष जो है वो नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बीज की ही सत्ता रहेगी। तो बीज एक द्रव्य हो जाता है, मैटर हो जाता है। उसके बाद जब हम ज़मीन में उसको दबा देते हैं तो उससे पेड़ निकल आता है, एक आकार पैदा हो जाता है, स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि बीज द्रव्य है तो वृक्ष क्या है? स्वरूप है। अब इसी को देखिए बदल दिया जाएगा, यहाँ वृक्ष द्रव्य में बदल जाएगा। कैसे? अगर हम वृक्ष से लकड़ी मान लिए एक हिस्सा उसका काट लेते हैं तो अब वृक्ष जो है वो द्रव्य बन जाएगा। और वो लकड़ी हमने मेज़ के लिए बनाने के लिए मान लिए पेड़ से लकड़ी काटा तो लकड़ी का एक आकार आ जाएगा। तो अब वहाँ पर पेड़ जो है, वृक्ष है, वो द्रव्य बन जाएगा और जो लकड़ी हमने उससे काटी है वो आकार में बदल जाएगी, स्वरूप में बदल जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि द्रव्य आकार में बदल जाता है, आकार द्रव्य में भी परिवर्तित हो जाता है, यानी दोनों ही सापेक्ष हैं, रिलेटिव टर्म है ये। तो ये हमने अच्छी तरीके से जान लिया। फिर अरस्तू बताते हैं कि ये जो संसार का विकास हो रहा है, जब ये अंतिम स्वरूप प्राप्त करेगा तो वो ईश्वर को ही प्राप्त करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो परफेक्ट फॉर्म होगा, जो वास्तविक स्वरूप होगा, उसमें हम ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करेंगे। यानी इस संसार का जो विकास हो रहा है वो परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। उसको बताते हैं कि ये विकास ईश्वर की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अरस्तू बताते हैं कि ईश्वर की सत्ता पहले से ही उपस्थित है। यानी अरस्तू बताते हैं कि आदि अंत, यानी जो अंत होता है वो आदि में रहता है, यानी जगत बीच में है। पहले भी ईश्वर की सत्ता है, अंत में भी ईश्वर की सत्ता है, जगत की सत्ता बीच में है। वो बताते हैं कैसे बीच में है, क्योंकि द्रव्य का ही परिवर्तन स्वरूप में हो रहा है। इस संसार के अंदर अभी तक जितना भी विकास हुआ है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, तरह तरह की चीज़ें लगातार निर्मित हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं, स्वरूप अलग अलग निर्मित हो रहे हैं। तो वो स्वरूप कहाँ से निर्मित हो रहे हैं? मोबाइल का भी एक आकार है, कंप्यूटर का एक आकार है, तरह तरह की भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, अलग अलग स्वरूप पैदा हो रहे हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनका एक स्वरूप है, एक आकार है। पंखा है, कमरे में लटका होता है, उसका भी एक आकार होता है। अलमारी है, उसका भी एक आकार है। पर्दा है, उसका भी एक आकार है। यानी सारी जो वस्तुएं हैं, जैसे पेन है तो इसका भी एक आकार है। तो आकार हमको यानी स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये स्वरूप कैसे निर्मित हुआ है? द्रव्य के आधार पर निर्मित हुआ है। इसके पीछे आधार के तौर पर, अधिष्ठान के तौर पर द्रव्य की सत्ता है। यानी द्रव्य और स्वरूप दोनों इनसेपरेबल हैं, अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों को किसी भी हालत में अलग नहीं किया जा सकता। आकार जहां होगा वो कहीं ना कहीं द्रव्य से ही प्रकट होगा।
तो ये हमने देख लिया अरस्तू के हिसाब से कि अरस्तू बताते हैं जो द्रव्य होता है वो संभावना होती है, एक शक्ति है। इसी द्रव्य के अंदर परिवर्तन होता है और तरह तरह के आकार प्रकट होते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें इस संसार में जो हमको विभिन्न प्रकार के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं तो ये वास्तविकता नजर आ रही है, जबकि द्रव्य क्या है, संभावना है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी एक संभावना है, वो द्रव्य है और इससे हम तरह तरह के बर्तन बना सकते हैं, उसका आकार प्रकट होगा तो वो वास्तविकता हमको दिखाई पड़ेगी। तो स्वरूप जो होता है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता लिए होता है और जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, वो संभावना होता है, उसके अंदर शक्ति होती है, किसी भी स्वरूप में वो परिवर्तित हो सकता है। इसी तरीके से दोनों रिलेटिव भी हैं। जैसे बीज का उदाहरण दिया, बीज जो है वो द्रव्य है और उससे वृक्ष रूपी आकार निर्मित हो जाता है और फिर वृक्ष ही से हम अगर थोड़ा सा लकड़ी उससे निकाल लें तो अब वृक्ष द्रव्य बन जाएगा और जो लकड़ी मेज़ बनाने के लिए हमने निकाली है वो इसका एक आकार दिखाई पड़ेगा। तो दोनों रिलेटिव टर्म ही है, यानी सापेक्ष विचारधारा है द्रव्य और स्वरूप की। तो ये हमने अरस्तू की विचारधारा को इस रूप में देखा। अब वो ये बताते हैं, यानी वो बताते हैं कि जो हमको चीज़ें अंत में दिखाई पड़ती हैं, जैसे दूध से दही हमको दिखाई पड़ती है तो दही उसका एक अंतिम रूप है, लेकिन देखा जाए तो दही की सत्ता दूध में पहले से रहती है। यानी अरस्तू जो है वो सत्य कार्यवादी हैं, वो ये मानते हैं कि कार्य की सत्ता कारण से पहले होती है। लेकिन अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में, दुनिया में हमको क्या नज़र आता है, ये नज़र आता है कि पहले कारण होता है बाद में कार्य होता है। लेकिन अगर लॉजिक के नज़रिए से देखा जाए, वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो कार्य कारण से पहले होता है। यानी दूध के अंदर दही की सत्ता पहले से ही होती है, वृक्ष की सत्ता बीज के अंदर पहले से ही होती है। अगर वृक्ष बीज में पहले से न हो तो वो फिर बीज से वृक्ष प्रकट भी नहीं हो सकता, उसका स्वरूप निर्मित भी नहीं हो सकता। तो द्रव्य से जितने भी प्रकार के आकार निर्मित होते हैं वो आकार द्रव्य के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। तो इसका एक नतीजा ये निकलेगा कि संसार में जो भी विकास हो रहा है, तरह तरह की जो चीज़ें प्रकट हो रही हैं वो शक्ति के तौर पर द्रव्य के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। मोबाइल जो आज इसका आविष्कार हुआ हम देख रहे हैं वो पहले से ही प्रकृति के अंदर मौजूद था, वो द्रव्य के अंदर था। बाद में वो एक कह सकते हैं कि बुद्धि के आधार पर जब शोध किया, रिसर्च हुई तो एक मोबाइल का आविष्कार हुआ और फिर कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का विकास हुआ, हवाई जहाज़ का विकास हुआ। तो सारी चीज़ें द्रव्य के अंदर शक्ति के तौर पर पहले से ही थी। जो हवाई जहाज़ हमको उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसकी सत्ता द्रव्य के अंदर पहले से ही थी। अगर वो नहीं होती तो वो स्वरूप, वो आकार द्रव्य से निर्मित ही नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें मौजूद हैं प्रकृति के अंदर, द्रव्य के अंदर। धीरे धीरे उनका समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, बौद्धिक अन्वेषण शोध कार्य चल रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें प्रकट होती चली जा रही हैं। और अंतिम स्वरूप क्या होगा, जो परम स्वरूप होगा वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर बढ़ने की तरफ है। यानी ये जो विकास हो रहा है तेजी से पूरी प्रकृति का, द्रव्य रूपी प्रकृति से तरह तरह के आकार जो प्रकट होते जा रहे हैं तो वो कैसे, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ वो जा रहे हैं, किस तरफ अभिमुख हैं, वो उनका डायरेक्शन किस तरफ है, वो है ईश्वर की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो ईश्वर की सत्ता है वो परम स्वरूप है वो, अब वही द्रव्यों का भी आधार है। पहले से ही ईश्वर की सत्ता मौजूद है और ईश्वर ने ही, जो कि परम द्रव्य रूप है, उसी ने ही द्रव्य को भी जन्म दिया है। और यही द्रव्य आकार में, स्वरूप में परिवर्तित होता चला जा रहा है विकास क्रम में, और प्राप्त होगा तो अरस्तू बताते हैं को ईश्वर को ही प्राप्त करेगा। तो जगत की सत्ता बीच में हो जाती है, ईश्वर की सत्ता पहले है, ईश्वर की सत्ता बाद में भी है। क्योंकि ये प्रकृति जब अपना विकास करेगी स्वरूपों में, और ये उत्कृष्ट स्वरूप जब एकदम हाई फॉर्म जो है ये इसका डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय व्यवस्था ही होगी, ईश्वर का ही एक कह सकते हैं कि स्वरूप होगा। ये उनकी अपनी विचारधारा है, यानी अरस्तू की। तो हम ये देख लेते हैं, हमने ये देख लिया कि द्रव्य और स्वरूप की जो विचारधारा है वो अरस्तू की बड़ी महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव्य संभावना है और स्वरूप वास्तविकता है, ये हमने देख लिया। तो अब हम आएंगे उनके कारणों के ऊपर विचार करेंगे, यानी 4 प्रकार के कारण दिए हैं। तो पहले हम कारणों को देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कारण। पहले हम बताते हैं कि वो उपादान कारण बताते हैं। उपादान कारण का मतलब ये होता है जैसे मिट्टी है, तो ये उपादान कारण अगर नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी तो हम घड़ा नहीं बना सकते।
तो किसी न किसी पदार्थ का होना ज़रूरी है, तभी तो कुछ बनाएंगे। भाई आलू की सब्जी अगर बनाने जा रहे हैं तो आलू होना चाहिए हमारे पास, अगर हम रोटी बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास आटा होना चाहिए, तो पदार्थ होना चाहिए। तो ये उपादान कारण है जिससे चीज़ें बनती हैं। जैसे घड़ा बनाना है तो मिट्टी उपादान कारण है, वो एक पदार्थ है, उसी से हम घड़ा बना सकते हैं। अब एक निमित्त कारण भी होता है। अब रोटी बनाने वाला भी होना चाहिए, घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है तो उसकी सत्ता होनी चाहिए। यानी जो बनाने वाला होता है, यानी उस पदार्थ से जो बनाने वाला होगा उसको निमित्त कारण कहेंगे। तो इस तरह समझ देखा, निमित्त कारण के तौर पर खुद इंसान की अपनी सत्ता आ जाती है, क्योंकि इस पदार्थ को, ये मिट्टी को घड़े के तौर पर बदलने के लिए किसी इंसान का होना ज़रूरी है। तो वो इंसान निमित्त कारण के तौर पर कारण है, क्योंकि उसी की वजह से तो घड़ा बनेगा, तो इसलिए कारण के रूप में हो जाता है। और कारण के तौर पर हम उस पदार्थ को भी लेंगे, वही पदार्थ एक कारण, तभी तो घड़ा बनेगा। अब स्वरूप कारण की बात करते हैं। तो जो कुम्हार होता है वो अगर मान लिया कोई मिट्टी का एक बर्तन बना रहा है, तो उसके दिमाग के अंदर बर्तन का विचार रहता है कि किस तरह का बर्तन बनाना है। एक कहीं ना कहीं उसका खाका ढांचा जो है वो रहता है। जैसे चित्रकार के मन में चित्र का किस तरह का चित्र बनाना है, उसका कहीं ना कहीं स्वरूप पहले दिमाग में आ जाता है। उसी हिसाब से वो उस चित्र को ढालने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश चित्रकार के द्वारा की जाती है। तो हम ये देखें कि जो स्वरूप कारण, यानी जो स्वरूप होता है वो निमित्त कारण में, यानी इंसान के माइंड के अंदर वो एक ढांचा घड़े का या बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का आ जाता है, और उसी हिसाब से हम वही स्वरूप कारण जो मन में रहता है, जब वो घड़ा बन जाता है तो हम कह सकते हैं जो लक्ष्य यानी बनाने वाले के दिमाग में होता है, जब वो सिद्ध हो जाता है, यानी घड़ा बन जाता है, तो उसी को हम लक्ष्य कारण कहते हैं। क्योंकि जो विचार हमारे माइंड में है घड़ा बनाने का, जिस प्रकार का घड़ा हमारे दिमाग में है, जब वो बन करके तैयार हो जाएगा तो जो लक्ष्य था उसी को हमने सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण, ये 4 कारण देते हैं। लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि लक्ष्य कारण और निमित्त कारण दोनों को कहीं ना कहीं, इन तीनों को एक कारण में बदल देते हैं। एक उपादान कारण हो जाता है और एक स्वरूप कारण हो जाता है। इस तरह से द्रव्य और स्वरूप, इन्हीं दोनों कारणों को लेकर के, दोनों आधारों को लेकर के अरस्तु अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि जो द्रव्य होता है यही आधार होता है, यही अधिष्ठान होता है, और यही स्वरूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे बीज है तो बीज द्रव्य है, और ये स्वरूप क्या है, ये वृक्ष आ जाएगा, बीज से ही वृक्ष पैदा होगा। तो वो बताते हैं कि वृक्ष बीज के अंदर पहले से ही रहता है, यानी कार्य कारण से पहले होता है। लेकिन संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में हमको क्या दिखाई पड़ता है, संसार में दिखाई पड़ता है कि पहले बीज होता है, और बीज को हम जमीन में दबाते हैं और फिर एक पेड़ पैदा हो जाता है, वृक्ष पैदा हो जाता है। तो ये कारण हो जाता है और ये कार्य हो जाता है। लेकिन अगर बीज के अंदर वृक्ष पहले से ही न हो, उसके अंदर न हो, तो बीज से वृक्ष कैसे बनेगा, ये अरस्तु बताते हैं। वो कहते हैं इसलिए हम तार्किक दृष्टि से विचार करेंगे तो वृक्ष की सत्ता बीज में पहले से ही रहती है, यानी जो अंत है, क्योंकि अंत परिणाम क्या आया, वृक्ष का बनना, तो यही अंत है। तो ये अंत आरंभ से पहले होता है, बीज से पहले होगा। बीज क्या है, आरंभ है, क्योंकि बीज से ही आरंभ हो रहा है वृक्ष बनने का। तो वृक्ष जो है, जो कि अंत दिखाई पड़ रहा है, वो वास्तविकता दृष्टि से पहले है वो, और बीज की सत्ता कहीं ना कहीं आधार रूप में है, यानी स्वरूप उस द्रव्य रूपी बीज के अंदर पहले से ही रहता है, क्योंकि द्रव्य से ही तरह तरह के स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। और इस संसार में तरह की चीज़ें जो है वो समय के हिसाब से, विज्ञान और तकनीक के हिसाब से निर्मित होती चली जा रही हैं। और ये स्वरूप कहाँ जाएगा, अंत में ईश्वरीय परम स्वरूप को प्राप्त करने की तरफ ये अग्रसर है। यानी अरस्तु बताते हैं जो सृष्टि का विकास हो रहा है वो उस परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। तो जगत की सत्ता बीच में हो जाती है, ईश्वर की सत्ता पहले है परम द्रव्य के तौर पर। यानी हम मान लिया जाए कि ईश्वर ने ही उस द्रव्य को निर्मित किया है, तो ईश्वर की सत्ता पहले है, और उसके बाद इसी द्रव्य से स्वरूपों का निर्माण हो रहा है। तो जो परम स्वरूप है वो भी ईश्वर की ही सत्ता है। तो इसलिए जगत बीच में हो जाता है, दोनों तरफ ईश्वर की ही सत्ता है। यानी द्रव्य कहीं भी जाएगा, अपने स्वरूप को प्रकट करेगा तो वो ईश्वर को ही प्राप्त करेगा, ईश्वर के अलावा किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं है। तो कहने का अर्थ है, मैंने देख लिया कि ये जो बीज है ये इसके अंदर वृक्ष पहले से ही रहता है। तो इसलिए संसार की दृष्टि से बीज कारण है और वृक्ष कार्य है। बीज पहले है और जो कार्य है वो बाद में है। लेकिन हम अगर देखें तो दोनों आपस में अदल बदल जाते हैं, द्रव्य स्वरूप में बदल जाता है, स्वरूप द्रव्य में बदल जाता है। तो बीज द्रव्य है और स्वरूप क्या है, वृक्ष है। लेकिन अगर लकड़ी की दृष्टि से देखा जाए तो वृक्ष जो है वो द्रव्य बन जाएगा, और इसी पेड़ से हम कुछ लकड़ी काट लेते हैं मेज बनाने के लिए, तो वो लकड़ी का एक आकार तो हो ही जाएगा, तो आकार के तौर पर वो स्वरूप हो जाएगा, और वृक्ष क्या है, द्रव्य में बदल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तनशीलता भी दिखाई पड़ती है। अब हम आते हैं प्लेटो की विचारधारा से। अरस्तु ने जो अपना
मतभेद रखा है, यानी प्लेटो की विचारधारा में जो संशोधन किया है, अपना विचार रखा है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि अरस्तु ये बताते हैं कि प्लेटो ने ये जो बात बताई है कि एक विज्ञान जगत है। विज्ञान जगत का मतलब स्वरूप का जगत, और एक है ये वस्तु जगत, संसार यानी दुनिया का जो ये जगत है, इंद्रिय जगत जिसको कहते हैं, वस्तु जगत भी कहते हैं, क्योंकि संसार में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, तो ये वस्तु जगत दिखाई पड़ता है। तो प्लेटो बताते हैं कि जो विज्ञान जगत है, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इनका एक फॉर्म, इनका एक आकार, एक सांचा कह सकते हैं, इनका एक रूप कह सकते हैं, एक ऐसी गाय जो सामान्य गाय है, जो संसार की गाय है वो विशेष गाय है, वो जो सामान्य गाय है वो एक विज्ञान जगत में है, उसका एक सांचा है, और संसार की जितनी गायें हैं वो उसी एक आदर्श रूपी गाय से ही सांचे के तौर पर संसार की गायों को बना दिया गया है। तो ऐसे में वो बताते हैं कि जो विज्ञान जगत है वही वास्तविक जगत है, वो सामान्य का जगत है, वो नित्य जगत है, जबकि संसार का जगत अनित्य है। यहाँ पर चीज़ें परिणाम यहाँ दिखाई पड़ता है, यहाँ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, वहाँ पर स्थिरता दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से अरस्तु बताते हैं कि प्लेटो ने जो है वो विज्ञान जगत और वस्तु जगत इसमें भेद कर दिया है, यानी जो संसार का जगत है वो कहीं ना कहीं वो कमतर साबित हो जाता है, वो उत्कृष्ट हो जाता है। तो फिर वो अरस्तु बताते हैं कि किस प्रकार से, प्लेटो ने ये स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार से विज्ञान जगत इस वस्तु जगत में शामिल होता है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं अलगाव दिखाई पड़ रहा है। तो ये बताते हैं कि अरस्तु, प्लेटो ने इस बात की व्याख्या नहीं किया है कि किस प्रकार से विज्ञान जगत से वस्तु जगत का निर्माण होता है, क्योंकि तो वो स्वरूप का जगत है, और ये यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं भौतिक रूप में चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। वस्तु जगत की सत्ता तो हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ती है, तो ये जो वस्तु जगत है वो किस प्रकार से विज्ञान जगत से निर्मित हुआ है, इसकी व्याख्या जो है वो नहीं कर पाते हैं प्लेटो। इसी तरीके से अरस्तु बताते हैं कि प्लेटो ने यह भी नहीं बताया है कि जो विज्ञान जगत है, यानी जो विज्ञान जगत की सत्ता है वो इस संसार में किस प्रकार से अभिव्यक्त है, उसका किस प्रकार से प्रकटीकरण हो रहा है, उसका कहाँ स्वरूप है, वो कहाँ स्थित है विज्ञान जगत, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो बातें प्लेटो ने बताई है कहीं ना कहीं संसार जगत से ही संबंधित है। जिस गाय की वो बात सामान्य जगत में यानी विज्ञान जगत में कहते हैं, तो वो तो हमें विशेष इस जगत में दिखाई पड़ रही है, संसार की गाय को ही वो सामान्य गाय बता देते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो इस संसार में है उसी का एक आदर्श रूप बताते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये जो संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या पदार्थ हैं उन्हीं का कहीं नमूना तो बता रहे हैं, अपने तरफ से कोई नई चीज़ तो प्लेटो बता नहीं रहे हैं। जैसे एक गाय है, तो गाय तो इस संसार में हमको दिखाई पड़ रही है, अब प्लेटो बता रहे हैं कि एक ऐसी सामान्य गाय है जो विज्ञान जगत में रहती है, तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बता दे रहे जो इस संसार में ना हो। तो इस तरह से इस संसार की ही चीज़ों को कहीं ना कहीं विज्ञान जगत के तौर पर प्लेटो लेके चले गए हैं, जो कि सही नहीं है। अरस्तु बताते हैं कि जो विज्ञान जगत जिसको स्वरूप कहते हैं वो इसी पदार्थ के अंदर, यानी कह सकते हैं द्रव्य के अंदर ही रहता है। द्रव्य और स्वरूप दोनों आपस में मिश्रित रहते हैं, ये पृथक नहीं हो सकते, यानी अलग नहीं हो सकते। यानी कह सकते हैं कि विज्ञान जगत और वस्तु जगत ये आपस में मिले हुए रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जिससे मिट्टी होती है तो उससे घड़े को अलग नहीं किया, घड़ा मिट्टी के अंदर पहले से ही रहता है। स्वरूप के तौर पर, संभावना के तौर पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी एक संभावना है और घड़ा एक वास्तविकता है। घड़े की सत्ता मिट्टी के अंदर पहले से ही है। अगर घड़े बनने का स्वरूप मिट्टी के अंदर ना होता तो फिर मिट्टी से कभी घड़ा बन नहीं सकता था। तो इस तरह से स्वरूप द्रव्य के अंदर रहता है, तो स्वरूप और द्रव्य दोनों की सत्ता साथ साथ चलती है, सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो विज्ञान जगत और वस्तु जगत दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्लेटो ने अलग करने की कोशिश की है। तो ये विचारधारा जो थी अरस्तु की, आपके सामने रखने की कोशिश किया है, जिसमें वो द्रव्य और स्वरूप के आधार पर यानी अपने दर्शन को स्पष्ट करते हैं, तत्व मीमांसा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।